हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जो लास्ट वीडियो का जो भाग था हमारा, जो बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिसमें बात किए थे हम लोग, जिसमें हम पढ़े थे जेड इफेक्टिव के बारे में, जिसमें हम बात किए थे सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आज का लेक्चर रहेगा आपका स्लेटर्स रूल के बारे में। स्लेटर रूल्स क्या बताता है, कैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमको दे दिया जाए और किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जेड इफेक्टिव निकाला जाए, तो वो बात करते हैं स्लेटर रूल्स के बारे में। चलिए, स्लेटर स्लेटर रूल क्या होता है। दिस रूल इज गिवन बाय जॉन सी स्लेटर। इस रूल को इन्होंने दिया था, जॉन सी स्लेटर ने दिया था। और इनके पर्पस क्या था, स्लेटर रूल्स जो है यूज होता है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी आपको बताया जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ई एन सी जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, जो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है फील करता है, अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में है, तो मान लिया जाए, सपोज मैं बात करता हूँ कैल्शियम का एक एग्जांपल लेता हूँ। और कैल्शियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 है तो 6 2 8 हो जाएगा, फिर 3p6 इस तरीके से। तो और ये हो जाएगा 4s2। तो इन इस पूरे न्यूक्लियस में जितने भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन फील हुआ है, अब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करता है उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से, इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर। ये हमको पता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है। बट अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बारे में मैं पूरा बात कर चुका हूँ। शील्डिंग इफेक्ट आपको पढ़ाया था। जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेगा, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। सो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फुल अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, hence an electron effectively feels a reduced effective nuclear charge या reduced nuclear charge। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जो बाहर वाले जो सेल में इलेक्ट्रॉन है वो फील नहीं कर पाता। और इसी कमी को आपका जो स्लेटर रूल है वो बताता है कि कितना वो कम फील हो रहा है, कितना उसमें कमी आ रहा है। तो इसका फार्मूला है, जेड इफेक्टिव चार्ज में हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर है, उसको उसमें एक सिग्मा या एस दोनों से लिखते हैं। इसको या तो एस लिख सकते हैं या तो सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा कहलाता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो शील्डिंग कांस्टेंट एस लिखेंगे या स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपका सिग्मा। जेड यहाँ पे क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। उसके बाद है आपका जो स्लेटर रूल ने दिया था, कैसे दिया था, इन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को ग्रुपिंग किया। जैसे मान लीजिए एक 1s का एक ग्रुप बनाया, 2s और 2p को एक ग्रुप में रखा उन्होंने, ऐसे ग्रुप डिवाइड किया है। फिर 3s और 3p को 3d अलग से फिर ग्रुप में, फिर 4s और 4p का एक ग्रुप है, 4d 4f ऐसे। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग किया है, ठीक है। ग्रुप दी ऑर्बिटल एज फॉलोज, इस तरीके से। अब इन्होंने इनको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव का फार्मूला हमने बता दिया, जेड माइनस सिग्मा बोल सकते हैं, या फिर आपका जेड माइनस क्या हो जाएगा एस। तो दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एस है आपका क्या, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वेर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जब आपको एग्जाम में लिखने आएगा तो आप इस डेफिनेशन को लिखिएगा, व्हाट इज द स्लेटर रूल। सो स्लेटर रूल्स आर यूज्ड टू द कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन लैब। अब रूल्स फॉर फाइंडिंग शील्डिंग कांस्टेंट, एक इसका रूल क्या बोलता है। लेट अस अज्यूम वी आर कैलकुलेटिंग द शील्डिंग इफेक्ट फॉर वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालते हैं, तो केस दो केस हो सकता है इसके पास। केस ए है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है या पी ऑर्बिटल में है, इसको बोलते हैं एन एस या फिर एन पी ऑर्बिटल। इन दोनों के केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जिस ग्रुप का हमको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एन। और उससे अगर एक सेल कम हो जाता है,
तो वो कहलाता है n-1, और अगर उससे और कम हो जाता है तो वो कहलाता है n-2। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 4s की बात कर रहा हूँ, तो 4s में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैं n सेल बोलूँगा। सिमिलरली अगर 4s से पहले अगर कोई 3p आ गया, तो 4s से एक कम हो गया तो 3 आया, तो क्या हो जाएगा n-1 सेल है। अगर ये नीचे अंदर और इनर सेल की बात करता है, 2s की बात आ गया, तो ये क्या हो जाएगा n-2। n मतलब इससे घटाना है, n-1 हो गए तो 3, n-2 हो गए तो 3 से 2 हो जाएगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसी सेल में है जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.35 टू s ऑर्बिटल, एक्सेप्ट 1s वेयर द अदर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 3.0। s के लिए 3.0 की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है इसका, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में है, n-1 सेल मतलब एक उससे कम, मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए 4s की बात किया तो उस इलेक्ट्रॉन 0.35 हो जाएगा। अगर उससे कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.35 से हट के हो जाएगा 0.85 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन n सेल में है, n-1 सेल में है, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.85। जब एग्जांपल करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिर आता है, अगर उसके बाद n-1 से लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया है, n-2 में चला गया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1.00, इसका मतलब टोटल 1। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर इसको हम nd और nf इलेक्ट्रॉन, अभी से हमने देखा ns के लिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ns में है तो ये रूल लागू होगा। सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन कोई d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल में है, तो क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात करते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है 0.35, और इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आता है n-1, n-2, n-3, वो सब के सब क्या करेंगे, 1 कंट्रीब्यूट करेगा, 1। इसमें कोई 0.85 का रोल नहीं है। और अगर मान ले जाए n सेल की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर n+1 में कोई सेल है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, उसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा या कोई भी डू नॉट कंट्रीब्यूट। इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर n डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको निकालना है 2p इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। 2p इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ऑक्सीजन का, Z=8। जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। ये हो गया। अब 2p के लिए निकालना है, टू फाइंड फॉर 1 और 2p इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2p कौन से सिस्टम में है, 1s2, 2s, अभी आपको बताया ये एक ग्रुप में रहेगा और ये अपना एक ग्रुप में रहेगा, ठीक है। अब जिस सेल का हमको निकाल रहे हैं वो कहलाता है n, ये वाला n है, और उससे कम ये 1 वाला है, ये भी n सेल कहलाएगा, ये कहलाएगा n-1। क्लियर है। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और 2 6। यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं फिल करता हूँ तो मैं ऐसे फिल करूँगा, देखिए 1s2 ये हो गया, और ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा 2p4, 1 2 3 4। अब ये है हमारा n, ये भी हमारा n है क्योंकि भाई ये दोनों एक ही ग्रुप में आता है, और ये है हमारा n-1। अभी आपको क्या बोला हूँ, जो n सेल में होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, इसमें का पर सारे इलेक्ट्रॉन, और इसमें का 0.35। अब देखिए इसमें ट्विस्ट ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन का हमको शिल्डिंग कांस्टेंट निकालना होता है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और हमको निकालना किसका है, 2p4 का। तो 2p4 में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के, इस इलेक्ट्रॉन में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी के जो 3 बचे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट फील करेगा। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम लीव कर देते हैं तो बचेगा यहाँ कितना हमारे पास, 1 2 और 3, तो टोटल कितना हुआ, 3 इंटू 0.35। उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.35 प्लस यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और n-1 का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है बताया हूँ आपको, n-1 का कंट्रीब्यूशन रहता है 0.85, तो 2 इंटू 0.85।
और जैसे ही इधर और सेल आता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1 रहता है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.35 इंटू 5, 3 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 1.75 ये हो जाएगा और 1.75 ये हो जाएगा। टोटल हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 3.45 आपका सिग्मा निकल गया। और आपका फार्मूला होता है जेड इज इक्वल टू, या जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका एटॉमिक नंबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, 8 और माइनस सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 3.45 इज इक्वल टू आंसर आएगा 4.55। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन की 2p इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अगर आपको शील्डिंग कांस्टेंट पूछता है एस या सिग्मा, दोनों से डिनोट करते हैं, तो आपको बस वैल्यू याद रखना है कि कौन सा क्या कितना कंट्रीब्यूट करता है। एन सेल में है मतलब उसी सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये, तो इस सेल में बात कर रहे हैं आपका एन सेल में, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.35, ये नोट करिएगा। उसके बाद अगर n-1 आ गया, एक कम हो गया तो 0.85, और अगर n-2 आ गया तो आ गया आपका 1 कंट्रीब्यूशन करेगा ये 3। और डी के लिए क्या केस बताया हूँ, डी के लिए जैसे आपको केस अगर देखना है, यहाँ देखिए ये वाला है डी के लिए। डी के लिए अगर सेम सेल में है तो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके अलावा n-1 n-2 कोई भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए सारे के सारे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1.0। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल ये देखिए, आयरन का देखते हैं। आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, हमको इतना दिया रहेगा क्वेश्चन में, और पूछेगा कि 3d6 4s2 के लिए। यहाँ देखिए टोटल अगर हम लिखते हैं आयरन का तो होता है, कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाएगा 3d6, यही होता है। टोटल कितना होता है 26, काउंट करके देख लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 19 20 और 26। तो टोटल आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपना एक ग्रुप में आता है, ये अपना एक ग्रुप में आता है, फिर ये अपना एक ग्रुप में आता है, ठीक है। और उसी तरीके से आपका 3p वाला अलग, ये सब एक ग्रुप में आता है, तो ये अलग ग्रुप में आता है जी। ग्रुपिंग आपको यहाँ पे तो बता दी है, ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, 4s4p, ठीक है, फिर 4d 3d, ये सब ये। अब आउटर में चाहिए इसको, आउटर वाला क्या है आपका 3d6 आउटर है, भाई हमको पता है 3d6 आउटर है ना। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको आपने ग्रुपिंग कर लिया। अब ये देखना है कि कौन से सेल में टकरा रहा है 3d6 वाला। तो n इज इक्वल टू कितना है 3, n इज इक्वल टू यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसको भर के देखिए 5 होता है 3d में, ये ऐसे 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। अब ये D6 वाले में सिस्टम का हमको निकालना है, ठीक है, D6 वाले निकालना है। और टोटल ये भी याद रखिएगा इसमें, ये जो 4s2 होता है वो 3d सेल के बाद का है। 3d आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये देखिए मैं अभी ऐसे सामने में लिख दिया था, लेकिन हमको पता है कि 3d सेल के बाद का सेल है। तो जो 3d सेल के बाद का सेल होता है उसमें का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वो भी बिल्कुल जीरो रहेगा, इसका हमको कंट्रीब्यूशन लेना नहीं है। ये जो लाइन आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट, क्योंकि ये किस में है, ये आपका 3 में है, ये 3 में है और ये 4 में है, तो इसके n इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू अगर 4 में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब बचा हमारा क्या 3d6, तो 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, और मैं आपको बताया हूँ जिस सिस्टम का लेना होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, क्योंकि छठवां इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल आप लिखोगे 5 इंटू 0.35, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.35 है। उसके बाद अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब अगर आप 26 में से 6 और 2 8 हटा देते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बचेगा कितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये देखिए 2 इसका, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, तो जो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है वो लोअर सेल में आता है, वो n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, n-3 हो सकता है। तो सारे का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 18 तो इलेक्ट्रॉन है आपका,
और सबका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है बताया हूँ, 1 रहता है। इसमें कोई 0.85 का केस नहीं आता है। इस वजह से आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा टोटल 1.75, तो ये D6 का हो गया, और 18 जो कंट्रीब्यूशन आपका है, तो दोनों का आप जोड़ देंगे, तो 18 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा, 19.75। और आप फार्मूला आप फिट करेंगे, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 19.75 इज इक्वल टू 6.25। आपका क्या है, शिल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू। टोटल आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो निकालेंगे वो आपका आता है 6.25। तो इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बोला जाए, उस इलेक्ट्रॉन को देखिएगा कि कौन से ऑर्बिटल में वो टकरा रहा है, और उसके अनुसार आप जो ग्रुपिंग करेंगे, ये वाला जो ग्रुपिंग है, 1s में इलेक्ट्रॉन पहले, फिर आपका 2s2p, फिर 3s3p, 3d, 4s4p, 4d, 4f आपका 5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फील करिएगा और देखिएगा कि कौन से में वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। चलिए, क्लियर है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उसका कंट्रीब्यूशन को देखना है और उसके कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना है। तीन ही चीज याद रखना, 0.35, 0.85 और 1, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या है इसका जो समरी, अगर हम समरी के तौर पर देखते हैं कि जो स्लेटर रूल क्या बताता है कि जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड कर देते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन को फील करने से। तो सो स्लेटर रूल्स आर एन अप्रोक्सीमेशन बट गिव अ गुड आइडिया फॉर पीरियोडिक ट्रेंड्स लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी का जानकारी या ट्रेंड इनको ये बताते हैं। फिर आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज के बारे में बात करता है ये, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी। इस तरीके से स्लेटर रूल्स का एप्लीकेशन भी है, इसमें हमको एग्जाम्स में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में ये पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर में मैं बता रहा हूँ क्या पूछा गया है। जैसे आपको दे दिया कैल्शियम का, ये है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालिए। कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालिए, ये आपके लिए एग्जाम वो है, होमवर्क है, ठीक है। ये देखिए, जैसे उसी तरीके से पोटेशियम दे दिया आपका, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका 19 होता है। तो इसका आप 9th में, जैसे अब 9th में कैसे आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर आ जाएगा अपना 3p6, तो ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 6 6 12 12 6 18, तो बच तो ये। अब 9th किस में आ रहा है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये कितना है टोटल, टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ टोटल कितना है, 2, तो 8 और 2 10, तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है ये। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कैल्शियम का अगर 9th नंबर के इलेक्ट्रॉन को, तो इसको वाइट कर देता हूँ मैं। हम्म, ये कैल्शियम का 9th नंबर के इलेक्ट्रॉन का अगर जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो ये देखना है कि उसका 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अगर आपको पता चल गया कि इसका 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इधर वाले इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। तो अब देखिए, एन सेल में आ रहा है, मतलब एन सेल वाले कितना है इलेक्ट्रॉन है, 8, लेकिन आपको बता चुका हूँ एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 में घट तो 7, 7 इंटू 0.35। उसके बाद प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.85। अब दोनों को इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको कैल्शियम को 20 से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 20 माइनस जो भी आपका सिग्मा आएगा, आप उसको जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी वो 9th बोला, 10th बोला, 11th, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस ये देखिएगा कि उसका 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 10वां कहाँ जा रहा है, 11वां कहाँ जा रहा है। कैल्शियम का भी कोई भी आपको एग्जाम्पल दो, कोई भी आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको स्लेटर रूल समझ आया होगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। स्लेटर रूल्स क्या बताता है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना सिखाता है उसके शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू को लेके। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे आपके बुक में, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं होमवर्क के तौर पे आपको देता हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए, घर में ट्राई करिएगा इसको।
नोट भी बनाते चलिएगा होमवर्क के तौर पे। अभी आपको क्लोरीन दे देता हूँ, क्लोरीन का मान लीजिए अगर मैं बोला कि 10वें इलेक्ट्रॉन का निकालो, या आयरन तो आपको बता दी, स्कैंडियम का देख लो, टाइटेनियम कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन है, कार्बन का बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन आप खुद से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया इसका 20वां इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे मान लीजिए टाइटेनियम का 21वां इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन, कोई भी नंबर आप या ये है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं, स्टिल्डिंग कांस्टेंट को निकाल के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।